अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह खैर पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आपने अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा। और अभी तक अगर नहीं किया तो कर लें, क्योंकि सुबह की सोच का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज से। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने भारत को अवामी मकबूलियत में चारों शाने चित कर दिए। पाकिस्तान के तैयारे JF-17 भी दुबई एयर शो में आलमी एविएशन माहिरीन और अवाम के सामने पेश किया गया, जिसको एयर शो में नई मकबूलियत मिली। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चंद मिसाइल भी जहाज के चारों अतराफ नस्ब किए, जो एयर शो के शुरा में मरकज़ निगाह बने रहे। दूसरी जानिब भारतीय जहाज की बात की जाए तेजाज, तो वो 500 मीटर दूर सन्नाटे में तनहा खड़ा नजर आया और भारतीय जहाज अवामी दिलचस्पी हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। एयर शो के शुरा भारतीय जहाज के तरफ आप ये कहें कि शाज़ो नादिर ही नजर आए और सब्ज हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों के अतराफ मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई माहिरीन भी मौजूद नजर आए। जबकि दुबई पुलिस की बात की जाए तो दुबई पुलिस के एहलकारों ने भी पाकिस्तानी जहाज और पायलट्स के साथ तस्वीरें बनवाई और फिर जहाज के साथ खड़े पाकिस्तानी पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूरी दुनिया को मार्काए बुनियानुल मरसूस में असल और हकीकी जो एयर शो था वो हमने उसकी महारत करके दिखाई है। अब मजीद फजाई करतब दिखाने की क्या जरूरत है। और पाकिस्तान ने अभी आपको पता है कि हाल ही में फजाई मार्के में कम अज कम 6 भारतीय तैयारों को तबाह किया था, जिसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में खुसूसन अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर आए दिन रोज होती है। उन्होंने कल रोज किया। और ये जो भारतीय जहाज था जो इस शो में मौजूद था, एक्सपो में मौजूद था, उसकी सबसे खास बात ये थी कि आप इस वक्त वीडियो भी देख रहे होंगे कि उसका कोई आई थिंक पेट्रोल वगैरह या कोई ऑयल वगैरह लीक था और वो सारी की सारी तवज्जो उनकी ये थी कि हमारा पेट्रोल और ऑयल किसी तरह से दुनिया से हम छुपा सकें। और उसी के गिर्द उनके वो जो इंजीनियर्स थे वो भी घूमते रहे, उनके पायलट्स भी घूमते रहे और एयर शो की तरफ उनकी तवज्जो कम थी। लेकिन जिस बेकार जहाज को वहां पे लेके गए थे उसके ही वो फुजले को संभालने की कोशिश करते रहे। मतलब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अब कोशिश क्यों? एक बदनामी उनको 10 मई को हुई है, उसके बाद हर दिन उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। और अब ये जो एयर शो हुआ इसमें भी उनकी बदनामी आपके सामने है। अब तीनों हज़रात आगे बढ़ते हुए आपको भारत के हवाले से एक और ऐसी खबर है जो भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। भारत और ईरान के दरमियान सफरी कवायद में एक बड़ी तब्दीली आई है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं स्टोरी आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले ये था कि जो भारतीय शहरी थे उनकी ईरान के अंदर वीजा फ्री एंट्री थी। उनको किसी वीजे की जरूरत नहीं होती थी। जिस तरह से हम दुनिया के 32 ममालिक में कतर से में जा सकते हैं, इसी तरह से भारतीय शहरी ईरान में जा सकते थे। लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई। अब ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान कर दिया। ये एंट्री बंद क्यों हुई है इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ईरान की जानिब से ये इक़दाम ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात सामने आने के बाद किया गया जिसमें भारतीय शहरियों को मुलाजमत के झूठे वादों या फिर दूसरे ममालिक तक आगे जाने के लिए डंकी लगाने के बहाने ईरान बुलाया जाता है और ईरान पहुंचने पर उनमें से कई अफराद को गिरफ्तार अगवा कर लिया जाता है और उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। इस हवाले से भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसी शिकायत सामने आने के बाद ईरानी हुकूमत ने आम भारतीय पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों के लिए दस्तयाब वीज़ा छूट की सहूलत 22 नवंबर से मुअत्तल कर दिया। भारतीय वजारत खारजा का दावा है कि ईरानी हुकूमत ने ये इक़दाम जराइम पेशा अनासिर की जानिब से इस सहूलत के मजीद गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया। 22 नवंबर से आम भारतीय पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को ईरान में दाखिल होने या फिर वहाँ से गुजर कर तीसरे ममालिक या फिर तीसरे मुल्क में दाखिल होने पर अब पहले से वीज़ा दरकार होगा। अब ईरान में उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री नहीं है। उनको वीज़ा दरकार होगा, उनको स्टेटमेंट दरकार होगी और उनको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो ईरान क्यों जा रहे हैं, किसी बिजनेस के मकसद के लिए जा रहे हैं या फिर वो इस मकसद के लिए जा रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ से इंसानी स्मगलिंग की जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि बहुत से ऐसे ममालिक थे जिनका फ्री एंट्री वीज़ा था, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल था, लेकिन अब इंडिया उस फहरिस्त से बाहर निकल चुका है। अब आपने किसी भी तीसरे मुल्क में जाना है या फिर ईरान जाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीज़े को अप्लाई करना होगा। लेकिन इसके पीछे एक जो वजूहात हसनैन आपने बयान की वो भी, और इसके अलावा भी बहुत सी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में हमने बहुत सारी टेंशन्स देखी हैं इंडिया और ईरान के माबैन, बहुत सी रीजनल इशूज़ पर इंटरनेशनल सैंक्शन से हवाले से। मोदी का हिंदुस्तान था ना जो सोलो फ्लाइट पे जा रहा था,
उस मोदी के हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने 10 मई को ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि उसके बाद वो आगे जाने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वो ईरान का मसला आपके सामने हो, फिर आप दुबई एक्सपो का भी आपने मसला खुद बयान किया है, इसके अलावा भी रोज के रोज डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा मट्टी जो है वो अच्छा मजे की बात मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी जो तीसरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी उसमें भारत इन्वॉल्व है। Exactly. और वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी बैटर बाबर पर जुर्माना आयद कर दिया और आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। आईसीसी का ये कहना है कि बाबर आजम पर लेवल 1 खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद है, जो क्रिकेटर के डिसिप्लिन रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल किया गया। और बाबर आजम ने आईसीसी की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को तस्लीम भी किया, लेकिन वाज़ेह रहे आपको ये भी कि बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी स्टेडियम में 21वें ओवर में आउट होने के बाद बैट स्टैम्प को मारा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को फौरन सजा क्यों दी गई। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो उन्होंने भी इस तरह की कोई हरकत की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिन्होंने हालिया टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा वामा के खिलाफ नस्ली नोयत की नाजेबा बयानात कोई इस तरह से दिए थे या बात कही थी, और उस वाक़े पर ना कोई नोटिस लिया गया, ना ही कोई जुर्माना आयद हुआ। इस वक्त ने एक बार फिर अब ये बहस तो छेड़ दी है ना कि आईसीसी वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या फिर सिर्फ इंडिया क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी अक्सर रियायत पाते हमें नजर आते हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मामूली वाकयात पर भी सजाएं दी जाती हैं। और क्रिकेट शायकीन का मुतालबा है कि अगर आईसीसी आलमी इदारा है तो फिर कवानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जे शाह वहां पे बैठे हैं और जे शाह का मकसद ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। दो ऐसे वाकयात हैं, एक तो वो हारिस रऊफ वाला वाकया है जिसमें वो राफेल गिराते हुए में नजर आए थे, लेकिन हारिस रऊफ वाला वाकया जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर थे उनके कैमरे में नहीं आया था, वो किसी तमाशाई ने लिया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि आईसीसी को वहां पे जाके एक्शन लेना पड़ा। हारिस रऊफ को 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा। उसी मैच में जब हारिस रऊफ आउट हुए तो वो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर कैमरा में आया कि जब जहाज गिरने का इशारा किया गया जसप्रीत बुमराह की जानिब से, जसप्रीत बुमराह के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी। फिर 2 दिन पहले इस वक्त एक टेस्ट मैच जारी था कोलकाता में, जो कि इंडिया हार गया। उसमें एक अपील थी और वो अपील करनी थी, बाउमा खड़े थे सामने जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका के, उनका कद बहुत छोटा सा है, तो जसप्रीत बुमराह ये कहते हुए नजर आए कि यार ये बोना है, ठीक है, इसका छोटा कद है, बोना है, ले लेते हैं। लेकिन पीछे से ऋषभ पंत ने कहा ठीक है बोना तो है लेकिन नहीं लेंगे अभी, हमारे पास रिव्यू भी कम है। सो इस तरह की हरकतें। और एक जमाने में मुझे याद है कि सरफराज अहमद ने स्टंप्स के पीछे से कुछ कहा था, इस काले की पता नहीं क्या कर दूं, तो उसके ऊपर पाबंदी लग गई थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ऊपर नहीं लगी। सो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है और आपने बड़ा वजह फरमाया कि इट्स नॉट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बल्कि ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात, और अब आपको इंडिया, ईरान, यूएई से और पाकिस्तान से होते हुए जापान लिए चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ की बातें तो यही हैं कि ये हो गया, इसमें तो भारत इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं है। ख़वातीन हज़रात, अब ऐसे ड्रोन्स भी आ चुके हैं जो कि आवाज़ें निकालना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा। और वो आवाज़ें कैसे निकालते हैं आपको बताएंगे, और पहले वो आवाज़ें सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊँ। पहले कुत्ते भौंकते थे, अब ड्रोन भी भौंकेंगे। जापान ने बियर्स रीछू को आबादी से दूर रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपना लिया है। अब रीछू को आबादी से दूर रखने के लिए भौंकने वाले ड्रोन तैनात कर दिए गए। अच्छा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जापान के शहर में हुदा में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हुदा की आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स स्पीकर से लैस थे, जिनके जरिए शिकारी कुत्तों की आवाज़ें बजाई जाती थी, और दूसरी जानिब जो रीछ थे उनको आबादी से दूर रखा जाता था, और पहाड़ों की गहराई में भगाने के लिए आतिशबाजी भी की गई। वाज़ेह रहे कि रवा साल जापान में अप्रैल से अब तक रीछों के हमलों से 220 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि रीछ मुख्तलिफ बागात के फलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। सो वहाँ पे लोगों के पास इतना वक्त तो होता नहीं है, तो उन्होंने ड्रोन बना लिया और ड्रोन के अंदर एक ऐसी आवाज़ बिल्ड कर दी कि रीछ को पता हो कि कुत्ता आ चुका है और वो भी शिकारी कुत्ता है और मेरी अब खैर नहीं है। अच्छा, वैसे इस चीज़ से एक सबक ये भी है कि अब देखिए कि वहाँ के उन्होंने रीछों को या कोई भी इस तरह के जानवर होते हैं उनको उन्होंने मारा पीटा नहीं या फिर ऐसे ही नहीं फेंका, बल्कि उनके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया ड्रोन, और फिर उसकी आवाज़ें निकालता कि वो खुद ही भाग जाए, ना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा देखा देखी भी अगर अपना लिया जाए तो वो भी बेहतर है, क्योंकि एक मैसेज भी है। आगे बढ़ते हैं, बरतानिया लिए चलते हैं अब आपको, क्योंकि बरतानिया में एक शख्स
फेक नेवल यूनिफॉर्म और तमगे पहनकर एक यादगारी तकरीब में शरीक हो गया, जिसके बाद साबिक फौजियों में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। मज़कूरा शख्स ने रियर एडमिरल का यूनिफॉर्म पहन रखा था और ये दावा किया कि वो लॉर्ड लेफ्टिनेंट के दफ्तर की नुमाइंदगी कर रहा है और तस्वीर में उसे जंगी यादगार पर सलामी देते हुए और तकरीब के दौरान फूलों की चादर चढ़ाते हुए भी वाज़ेह तौर पर देखा गया। बाद में क्या हुआ, बाद में इंकशाफ हुआ कि वो इससे पहले शुमाली वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरह की हरकत कर चुका है। बहुत सी ऐसी तकारीब थी जिसमें वो शिरकत की उसने, और रॉयल नेवी ने इस हरकत को साबिक फौजियों की तस्दीक करार देते हुए ये रवैया यादगारी दिन की संजीदगी और वक़ार को मजरूह करता है। और इसके साथ साथ नेवी ने वाजे ये भी किया, रॉयल नेवी ने ये वाजे किया कि बरतानिया के कानून के तहत जाली तमगे पहनना जुर्म नहीं, जबकि इसका मकसद फ्रॉड ना हो। इसलिए इस वाक़े को बाज़ाब्ता तौर पर अभी इसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं। ताहम इस एक साबिक रॉयल नेवी अफसर ने कहा कि मैंने कभी किसी के सीने पर इतना सोना नहीं देखा, ये इंतहाई हैरान कुन है। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से अभी उन्होंने ये फैसला तो नहीं किया हाँ। कि हम इसके ऊपर ऑफिशियली कोई तहकीकात करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि अच्छा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये वहाँ के जो साबिक फौजी थे उनके दिल पे काफ़ी ज़्यादा गरा गुजरा है कि हम इतना अरसा नेवी में गुजार के फौज में गुजार के ये तमगे अपने सीने पे लगाते हैं, किसी भी महफिल में जाते हैं और एक शख्स आया और उसने जाली तमगे लगाए हुए थे और वो आके सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया और लोग हमें मौक भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंस भी रहे हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे गुस्सा पाया जा रहा है। अभी वैसे तहकीकात का मुझे समझ नहीं आई, वो क्यों नहीं तहकीकात हो अभी इस वजह से भी नहीं हो रही कि वहाँ के कानून में अलाउ है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा। आपके उसके पीछे मकसद, जिस तरह आपने स्टोरी में बताया कि मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी फ्रॉड में शामिल होना चाहते हैं। आप अगर आपके पास जाली तमगे हैं वो लगा के आप नेवी ऑफिसर का किरदार अदा करना चाहते हैं कहीं पे, तो वो कर सकते हैं। सो यहाँ वहाँ पे उनके कानून में ये अलाउ है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वर्जिश के हवाले से। दिल की सेहत के लिए रोज़ाना की जो वर्जिश है उसका मशवरा तो हम सबको मिलता है, लेकिन कौन सी वर्जिश सबसे ज़्यादा मौसर है, अच्छा। आज मैं आपको बताऊंगा दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया होने वाली एक नई तहकीक ने इसका हैरान कुन जवाब दिया है। और तहकीक के मुताबिक जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं और टेनिस जैसे खेल खेलते हैं, अच्छा। टेनिस जिस तरह टेनिस स्टार हमारे यहाँ सामुल हक बड़े पॉपुलर थे, फिर सानिया मिर्ज़ा थी, उनको दिल की अमराज की वजह से कबल अज़ वक्त मौत के ख़तरे को ये 47% तक कम कर सकते हैं ये दोनों खेल। और ये खेल दीगर जो कार्डियो वर्जिशें हैं जैसे कि तैराकी है, फिर साइकिलिंग के मुकाबले में मौत के ख़तरे को कम करने में ज़्यादा मौसर साबित होता है। और तहकीक से ये भी पता चला है कि रैकेट जो खेल है ये एरोबिक और एनोरोबिक दोनों वर्जिशों को मिलाकर करते हैं और जो इंटरवल ट्रेनिंग जैसा असर देते हैं और दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। सो जिनको दिल की बीमारी है वो, अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं, बिल्कुल गली मोहल्ले के अल्फाज में बताऊं, तो चिड़ी छक्का आपको खेलना चाहिए। एक चिड़ी ले लीजिए, 2 छक्के ले लीजिए और खेलते रहिए। बिल्कुल। अच्छा, टेबल टेनिस में ये भी होता है ना, जब हम खेलते हैं तो जब बहुत जोश, खैर मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नॉर्मल खेल लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो लोग बहुत फास्ट खेलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, फिर उनको बहुत पसीना आना, फिर उनकी एक किस्म की एक्सरसाइज भी होना, और ये इतना महंगा खेल भी नहीं है। महंगा भी नहीं है और इसके लिए जगह भी दरकार नहीं है। आप अपने अगर 5 मरले का घर भी है तो उसकी छत पे आप थोड़ा सा जो है वो इंतजाम कर लें। अगर आप जाले ही साइड पे लगा लें तो वो नीचे भी नहीं जाएगी आपकी जो चिड़ी है, रैकेट है, अगर वो शटल है, सॉरी बैक पार्डन, अगर वो नीचे चली भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, नीचे से जाके उसको उठा लीजिए, वहाँ पे भी जाके एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपकी गली को बंद है तो वहाँ पे आप गली में जाके खेल सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आज हमने आपको बताई है। और तीनों ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।